हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज़ का लेक्चर 6। हमने 1 से 5 तक के लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें हमने जो भी प्री के सेट्स आए हुए हैं CGL 2024 के अंदर में 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट और 10 सितंबर की 2 शिफ्ट हमने पूरी शिफ्ट ख़त्म कर ली है। आज हमारी ये 6वीं शिफ्ट है, जिसके अंदर में हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 10 सितंबर की जो शिफ्ट 3 आई है वो हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पूरा का पूरा वो भी देख लीजिए, पहले ये ख़त्म कीजिए फिर आप वो कीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते हैं। मैथ सिलेक्शन सीरीज़ जो है इसमें हम लोग PYQs करने वाले हैं 2024-5 का टारगेट लेके, और हम लोग CGL प्री का जो भी है वो हम लोग सारा कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं 10 सितंबर 2024 की शिफ्ट 3, ठीक है। और एक और चीज़, जो स्टूडेंट शुरू से कर रहे हैं उनको पता ही है कि हम लोग शुरू में टारगेट लेके चले हैं। प्री में हमें 50 में से 50 लाने हैं, मैथ्स में हमें 90 में से, मेंस में हमें 90 में से 90 लेके आने हैं मैथ्स के अंदर में, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। और टीयर 1 के अंदर में आपका टीयर 2 के अंदर में जो अभी मेंस हुआ था उसमें मेरे 90 में से 90 आए हैं मैथ्स के अंदर में। तो आपको ये पता ही है, मेरा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, ठीक है, पिछला वीडियो जो कल या परसों मैंने डाला था, तो आपने अगर वो देखा है तो आपको पता होगा उसमें लगभग 17,000 जनों ने देखा है, ठीक है। 17,000 जनों ने, अगर 17,000 जनों ने, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बताई है, बहुत बहुत अच्छे से, कि आपको मैथ्स को कैसे क्रैक करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पूरा देख लेना। आपको 2025 के अंदर में अगर क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो वो वीडियो अल्टीमेट वीडियो है। ये मान के चलिए कि मैथ्स के लिए तो बहुत बहुत मैंने उसमें सब कुछ बता दिया है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ है कि इसको जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, हम लोग इस सीरीज़ के अंदर में जो भी हमारा 25 सवाल है उसमें से 1 से 20 जो मैं सवाल कराने वाला हूँ वो इस शिफ्ट के जो थोड़े इजी साइड के सवाल है वो कर रहा हूँ, और 21 से 25 तक मैंने वो रखे हैं सवाल जो थोड़े से हार्ड है या फिर थोड़े लेंदी है या फिर जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो सवाल रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत एक्सपर्ट है तो आप क्या कीजिए, 21 से 25 तक के सवाल कर लीजिए, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर मुझे आपको ऐसा लगता है कि सब सारे सवाल करने हैं मुझे, तो आप 1 से 25 पूरे सवाल देख लीजिए, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल बहुत इजी है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, आगे इंग्लिश में भी है, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना। 45 और 3 ऐसे इक्वेशन जब भी एग्जाम में आए तो वो पूरी आपको वापस लिखनी नहीं है, वो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको सॉल्व करते जाना है। ये आपका 15 स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देना है। 15 × 45 प्लस 4a माइनस 14 प्लस 4 बराबर 1, और ये आपका हो गया 15 में से 2 गया 13, 13 और 4 17, और इधर जाएंगे तो माइनस के 16, और 4 का डिवाइड कर देंगे तो a बराबर आ गया -4, तो ये हो गया, ठीक है। मैं बड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, जिसमें आप मेरे को लगेगा कि उसमें मेरे को टाइम देना चाहिए, मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बता दूंगा। ये इजी सवाल है। यदि दो वृत्तों के एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई, अब देखो बाह्य क्या होता है, बाह्य होता है जैसे ये दो वृत्त है, 2 सर्कल है, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ना, ये जो टेंजेंट होती है ये एक्सटर्नल टेंजेंट कहलाती है, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल है, ये बाह्य है। और जो ये होती है ना टेंजेंट ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरनल टेंजेंट। और हिंदी में एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श, और इसको एक देखो, इसको बोलते हैं अनुस्पर्श और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श, अनुप्रस्थ, अनुस्पर्श और अनुप्रस्थ ये बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। दो वृत्तों के एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्शिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब बाह्य स्पर्शिका का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √d² माइनस, और मैंने बताया था कि बाह्य है, बाह्य मतलब ये देखो माइनस जैसा लग रहा है, ये माइनस जैसा लग रहा है, और जो इंटरनल है ना वो ऐसे क्रॉस कर रही है, क्रॉस मतलब प्लस और बाह्य मतलब माइनस जैसा। तो आपको ट्रिक मैंने क्या बताई थी, R1 - R2, ये बाह्य है ना, R1 - R2 का होल स्क्वायर बराबर 9, और जब मैं अंडर हटाऊंगा, ये अंडर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर करूंगा तो ये 9 की जगह 81 आ जाएगा, ठीक है। मैं फास्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा देख लेना। दूसरे में क्या हो गया, इंटरनल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इंटरनल में क्या होगा, d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। स्क्वायर हटा, मैंने अंडर हटा दिया है। तो आपका ये फॉर्मूला किसका था, ये था आपका बाह्य का, एक्सटर्नल का, और ये है इंटरनल का, यहाँ पे प्लस आता है इसमें माइनस आता है। ये आपको अगर नहीं पता है, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस है सब में रिपीट, बार बार रिपीट होता है, मैं बता ही चुका हूँ। तो ये वाले आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, अब तक मैं एकदम वापस से नहीं बताऊँगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल निकालना है। इसका मतलब आपको R1 × R2 निकालना है। आपको अगर R1 × R2 निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको D एलिमिनेट करना है। D एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वेशन से आप D निकालो,
डी स्क्वायर निकालो, तो डी स्क्वायर यहाँ निकाल के यहाँ रख देंगे, या फिर आप क्या करो कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो तो भी तो आ जाएगा ना, या फिर ये कर दो कि इस इक्वेशन में से या फिर इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो, बात वही है। तो आपको क्या करना है कि ये हो जाएगा आपका, पहली में से दूसरी माइनस कर रहा हूँ तो क्या होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, ये 81 में से 25 गया तो ये आपका 6 बच गया, या 7 में से 2 के 5 बच गया, ठीक है। आपका ये 6 और 5 11 और 7 में से 2 के 5, तो ये 56 हो गया। तो अब इसको अगर करना है तो आपको ये भी पता होगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab, ठीक है। तो आपका हो गया 4R1 इंटू R2 बराबर होगा 56, और ये आपका हो जाएगा आपका 104 416 4 56, तो ये हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब आपका क्या है PQR और MON, ये क्या है सर्वांग सम है, ये आपका क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ PQ और ये R, और ये क्या है MO और N, जहाँ PQR 82 है PQR। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि PQR अगर 82 दे रखा है तो ये जो एंगल है ना, सेंटर वाला जो एंगल है ना Q लिखा है ना, वो Q का एंगल है, ये P का नहीं है R का नहीं है। तो PQ और R, तो Q का ये जो एंगल है ना ये 82 है, ये दे रखा है। अब क्या बोल रहा है QRP 47 है, QRP 47 है, तो ये 47 है। RPQ 51 है, RPQ ये 51 है, ये नहीं भी देता ना तो भी निकाल देते, 180 में से माइनस ही तो करना है। MON ये दे रखा है, MON ये क्या दे रखा है 5y माइनस 8। QR 24 है, QR ये 24 सेंटीमीटर दिया है, पहले सारे डिग्री थे, ये 24 सेंटीमीटर मान लो। ON 3x प्लस वाई है, ON ये जो लेंथ है इसकी दे रखी है 3x प्लस वाई, तो x प्लस वाई निकालना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी कोई ट्राइंगल है ना, वो क्या रहता है, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, जब भी कोई ट्राइंगल, दो सर्वांगसम ट्राइंगल होते हैं, सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब एक के ऊपर में मैं एक रख के उसको छुपा सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखो, एक के ऊपर एक रख के मैं दूसरे को क्या कर सकता हूँ छुपा सकता हूँ। तो आपको एक चीज़ पूरा याद रखना है कि आपकी एक एक एंगल भी सेम होंगे, एक एक साइड भी सेम होंगी, ठीक है। तो हमें साइड्स को भी सेम कर देना है यार, एंगल को भी सेम कर देना है। तो अब हम लोग चले, तो यहाँ पे देखो कि हमें 5y माइनस 8 ये जो हैंगे ना, ये ओ एंगल है ना, वो किसके बराबर होगा, वो Q के बराबर होगा। क्या क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो O जो है वो किसके बराबर है, Q के बराबर, P है वो M के बराबर है, R है जो N के बराबर है। तो हमारा ये बराबर कर दो, तो 5y माइनस 8 ये किसके बराबर होगा 82 डिग्री के बराबर होगा। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये होगा 90, ये हो गया 5, ये हो गया 18.90, तो 18 तो हो गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू अगर 18 आ गई तो अब इसको जो ये हमने एंगल बराबर कर दिया, इस बार साइड बराबर कर देते हैं। तो QR किसके बराबर होगा, ON के बराबर होगा। QR जब ON के बराबर होगा, QR कितना दे रखा है 24 किसके बराबर होगा 3x प्लस वाई के बराबर होगा, और 24 बराबर 3x प्लस वाई, वाई कितना है 18, और 18 में से 24 ये आपका हो गया 6/3 बराबर हो गया 2 बराबर हो गया x की वैल्यू 2 आ गई, और हमें क्या निकालना है x प्लस वाई निकालना है, तो 18 और 2 जोड़ दो 20 आ जाएगा, तो हमारा 20 आ गया आंसर, ठीक है। अंडरस्टूड। मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, फास्ट बढ़ा देते हैं। जो बताना है वो मैं बता ही रहा हूँ। यदि 7 अंकों की संख्याएं जो हैं वो ये हैं, ठीक है, ये 7 अंकों की संख्या है 6 2 6 8 4, फिर यहाँ पे मान लो कि इन दोनों को मैं x और y बोल देता हूँ, एक x है और दूसरी y है। 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, आप ये सोचो अगर कोई संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वो आपको आगे देखो, तो इसके स्थान पर क्रमशः कौन से अंक आने चाहिए। पहले तो आप ये चीज़ सोचो कि विभाज्य 5 का विभाज्य का मतलब क्या है। 5 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना वो या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा, ये आपको पता होगा, पता है ना। 5 का पहाड़ा बोल के भी देख लो, 1 5 5 2 5 10 3 15 24 20 25 25 30, तो आप देखो 5 0 5 0 5 0 5 0, तो आपको 5 ही 0 ही आने वाला है। अब आप देखो कि 8 है ना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आता तो होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा ना और अच्छे से बताता हूँ, जिसमें क्या होगा थोड़ी और ट्रिक्स टाइप का होगी। 8 में क्या होता है ना कि जब भी 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की जो डिजिट है ना वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है ना, लास्ट की जो 2 डिजिट XY वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है ना
एक्स वाई जेड, लास्ट की 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का डिविजिबिलिटी में क्या होगा, 4 डिजिट डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या करना है कि 8 का एक और, आपको 8 का ये तो पता होगा कि एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा मैं और एडवांस बता देता हूँ आपको, ताकि आपको और फ़ायदा हो, थोड़ा जल्दी करने के लिए। हमें तीनों डिजिट को डिवाइड नहीं करना है। आप ये देखो, ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं टाइम भी ले रहा हूँ। तो अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जैसे आपको मैंने बोला 5 7 6 और आपका 6 और 6 0, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट के जो पहले देखो 2 डिजिट, उसके बाद जो तीसरे डिजिट है ना, वो ये देखो कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही देख सकते हो। जैसे हम 4 में करते थे ना, 4 में क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, बाकी कुछ नहीं देखते थे। आपको लास्ट के, अगर आपका इवन नंबर है, अगर आपका इवन नंबर है, मैं 8 का बता रहा हूँ, अगर आपका इवन नंबर है तो आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही देखो, तीसरी को देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, उसमें 4 जोड़ दो, कितने, 4 जोड़ दो, और फिर देखो कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तब तो वो 8 से डिविजिबल है। तीनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। तीसरे में क्या होता है, फिर लेंदी हो जाता है, 2 डिजिट आसानी से ना देखने का। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं। उसमें क्या करना है, जब भी ऑड नंबर हो तो +4 करो और फिर देखो कि लास्ट के 2 डिजिट में +4 करो, फिर देखो कि क्या लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है। देखना लास्ट के 2 में ही है, लेकिन +4 करके देखना है। तो अब यहाँ पे देखो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमें कुछ प्लस नहीं करना है। 60 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नहीं है 8 से डिविजिबल। हमें 660 को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब, मेरा ये बोलने का मतलब है, समझ गए ना। अब देखो मान लो ये सवाल आता 57560, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि लास्ट ये जो 2 संख्या के पहले वाली संख्या, ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी ऑड है। तो ऑड है तो हमें इसमें +4 करना है, +4 करोगे तो 64, 64 8 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब ये संख्या ना 8 से डिविजिबल है। ये मैं इतना डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये सवाल तो ईजी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको ईजी वे में काम हो जाएगा। अब आपको ये समझो, अब ये है, ये आपका जो एक्स और वाई है ना, 6 2 6 8 4 एक्स और वाई। अब आपको ये पता है कि भाई कोई संख्या 8 से अगर डिविजिबल है, पहले तो ये देखो 5 वाला, अगर 5 से है तो 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट। ऑप्शन में देखो सारे के सारे 0 और 5 है, ठीक है, 0 और 5, तो आपका ये तो काम आएगा नहीं। अब दूसरा देखो 8 से डिविजिबल मतलब लास्ट की 2 पहले 3 डिजिट में से देखो कि तीसरी डिजिट क्या है, ऑड है कि इवन है। यहाँ क्या है, ये इवन है। इवन है इसका मतलब क्या है कि लास्ट की, मैं इस तीसरी को इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि एक्स और वाई जो है ना, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। अब यहाँ देखो 10 डिविजिबल है क्या, ये 10 है, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, 1 और 0, 10 है क्या, 10 डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, खत्म। 50 है क्या, नहीं है, खत्म। 5 है क्या, नहीं है, खत्म। 40 है, 40 8 से डिविजिबल होता है, तो हो गया ये उत्तर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया ना। आपको लास्ट के 2 ही देखने, क्योंकि 3 देखना हार्ड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। इक्वेशन दे रखी है तो पेरीमीटर निकालना, मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर ए है तो ये ए स्क्वायर होता है। अब आप सोचो कि ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 4x + 5 का स्क्वायर है। 4x + 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर +25 + 2ab, 5 चौक 20 दूना 40, 40x, तो यही तो आ रहा है ना। तो इसका स्क्वायर यही है ना, 4x + 5 स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये इसके एरिया के बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x + 5 आ जाएगी। तो ये हमारा साइड की वैल्यू आ गई। पेरीमीटर की वैल्यू क्या रहेगी, पेरीमीटर होता है 4 × a, तो 4 × 4x + 5, और यहाँ पे हो जाएगा 16x + 5 चौक 20। तो यहाँ पे मैं अब देखो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो 8 दूने 16x + 20 हो गया, ये उत्तर है। थोड़ा 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 8x + 10, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, आसान में शुरू में रखा हूँ, हार्ड में लास्ट में रखा हूँ। लेकिन ये भी आपको अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर आप ये सब कुछ देखो, अच्छे से देखो, मैं बीच बीच में ट्रिक्स भी बताते रहता हूँ। आगे क्या सेम सवाल आ गया क्या, हाँ चलो, एक आध शायद सेम सवाल हो गया होगा, कुछ मिस हो गया होगा, तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में डाल देंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम
45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। अब देखो स्क्वायर का दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ से लगाकर ये प्लस 45 स्क्वायर जो है ना, इन सब का एवरेज निकालना है। तो पहले तो ये बताओ, मैं आपको तीनों चीज़ें बता देता हूँ यहीं पे। अगर हमको बोले कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सब का सम कितना, 4 मतलब आगे तक प्लस ऐसे ऐसे है प्लस n तक, तो इन सब का सम क्या होता है, क्या होता है n प्लस 1/2, ये होता है इसका सम। हो गया ख़त्म। अब एक होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसके लगाकर ये n स्क्वायर, तो इनका सम क्या होता है, सम बता रहा हूँ एवरेज नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इसका सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है। लिख देना अगर आपको नहीं आ रहा है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इससे लगाकर n क्यूब, इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है n प्लस 1/2 प्लस है यहाँ पे प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये और ये में कुछ फ़र्क नहीं है, देखो इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस एक पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये x स्क्वायर है, कहने का मतलब ये है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हमारा सवाल है कि स्क्वायर 45 तक का, 45 तक का हमें बोल रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 पहले अपन लोग देखते हैं सम क्या है। सम होगा n प्लस 1 मतलब 45 और 1 46, 2n प्लस 1 मतलब 2 इंटू 45 प्लस 1, 2n प्लस 1/6, यही है ना। उसके बाद में हमारा क्या हुआ, लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि उसका एवरेज, ये तो सम है लेकिन एवरेज निकालना है, तो हमें क्या होगा, वापस n से डिवाइड करना पड़ेगा ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ द, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज़। तो नंबर ऑफ द क्वांटिटीज़ कितनी है, 45 कैंसिल हो गया। अब हमें 3 का गुणा करना है, 45 90 और 1 91 इंटू, ये मैं थोड़ा काट देता हूँ, 3 दूना 6 और ये 3 से कटेगा नहीं, सॉरी ये 3 रख देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक चीज़, 2 से काट देता हूँ, 23 दूना 46। अब 23 का मल्टीपल करना है तो आप कर दो, ये हो गया 3 9 27 और ये हो गया आपका 2 9 दूना 18 और ये होगा 3 7 8 9 8 2 10 16 1 2 2093, उसमें 3 का भाग दे दो, 6 3 18 2 9 27 28 29 2 और 7 21 697 पॉइंट समथिंग, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी मिलाता है, 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 10 लीटर दूध में, अब सोचो कि पहले मिल्क है एक वाटर है, 10 लीटर दूध में 6 लीटर वाटर मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, मिला लिया भाई। तो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, ऐसे सवाल में क्या बोल रहा है, ये मिलाने, दोनों को एक साथ मिक्स करने का नहीं बोल रहा है आपको, है ना। यहाँ पे जब भी हमको कंपैरिजन करना हो ना, 2 रेशियो के बीच में कंपैरिजन करना हो, जब भी हमें किसी 2 रेशियो के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हमें एक चीज़ करनी होती है, हमें एक चीज़ खास करके करनी होती है कि हमें रेशियो के सम को समान करना होता है। जैसे यहाँ पे 10 और 6 हैं तो हमें इसका सम क्या हो रहा है 16, इसका क्या हो रहा है 8 और 4 12। तो हम लोग इनका डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि भैया क्या बोल रहा है, दोनों मिश्रणों के दूध का अनुपात बताओ, ऐसे मत कर देना कि भाई 10 और रेशियो 8, ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज़ के सम समान नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी समान नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इनको समान करना है। इनको समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करो, इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 को और 12 है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 चौक 48 हो जाएगा और 16 48, अब समान आएगा ना, हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करो, 2 30 और हमें 8 चौक 32, हमें तो दूध का ही देखना है, इधर को क्या ही लेना देना, तो 30 रेशियो 32, तो इसका हो गया 15 रेशियो 16, 15 रेशियो 16। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 है, एक्स वाई बराबर 120 है, तो आपका x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे हमारे पास में x माइनस वाई भी नहीं है, x प्लस वाई भी नहीं है, तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। और कैसे निकलेगा, और x माइनस वाई, ये देखो ये दे दिया, x माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 माइनस 2xy माइनस 12 दूना 24, तो ये हो गया 40। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपका √20, ठीक है ना, √20 आ जाएगा। अब x प्लस वाई भी सेम चीज़ आपको कर दो, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 280 प्लस 240, आपको आता होगा इतना बेसिक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है।
240, ये हो जाएगा आपका 8 4 12 2 1 5 52 520। तो यहाँ पे x प्लस वाई जो हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा √520। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपका √20 बटा सॉरी √20 था क्या 40 था, ये सॉरी √40 था ना, √40 था, ध्यान रखना। तो √40 था, तो √40 बटा 520, ठीक है, √40 बटा 520। तो √40 बटा 520 में क्या करोगे, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी √a बटा √b होता है ना, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं √a बटा b, ठीक है, √a बटा b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बटा 520, और ये हो जाएगा 23 चौक 52, तो ये हो जाएगा 1 बटा √13, ठीक है, ये रहा 1 बटा √13। चलो नेक्स्ट, फास्ट करते हैं थोड़ा। ये क्या हुआ, नीचे दी गई तालिका मार्च 2019 के दौरान कंपनी के 5 कर्मचारियों को अर्जित राशि और आय स्रोतों को दिखाती है। ये हो गया पूरा। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल बकाया राशि, देखो ये बकाया राशि, ये क्या बोला, कंपनी के द्वारा कुल भुगतान मतलब टोटल निकालना। तो हमें ये सारी के सारी जोड़नी है, कहने का मतलब यही है। जोड़ देते हैं, चलो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8 आपका 26, 26 और 5 31, 31 का 1 असल का 3, 5 और 5 10 सर 4 14, 10 और 4 14, 4 18, 4 22, 22 23 24 25, ये हो जाएगा 25 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया, ठीक है। ये तो हो गया सम। कुल बकाया राशि दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस, ये हो गया भुगतान किया गया बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। तो अब हमें इसको भी सम करना पड़ेगा। इसका सम क्या हो गया, 8 7 15 5 20 और 21 और 22 23 24, 24 का 4 असल का 2। एग्जाम में है ना, ये वापस लिख के मत कर देना, ऐसे मत लिख देना कि ये पूरा का पूरा वापस लिख रहे हो, ठीक है। असल का 2, 1 2 2 2 4 3 6 4 2 8 5 2 10, 10 और 2 12। अब ये बोल रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। अब देखो कौन किसका पूछ रहा है, इसका ये पूछ रहा है कि इसका ये पूछ रहा है। तो ये थोड़ा देखो, ये क्या बोल रहा है, भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत, मतलब इसका ये कितना परसेंट है। अब एक सोचो, 100% का मतलब होता है सेम अमाउंट, मतलब 10 का 100% 10 ही होता है, 100 का 100% 100 ही होता है। लेकिन अब मैं बोलूँ 10 का 50% कितना होगा, 5 होगा। 10 का 200% कितना होगा, तो 20 होगा। 100% तो खुद और 100% सेम को सेम अमाउंट जोड़ दो। तो अब सोचो 12 का ये लगभग कितना है, 12 दूना 24, लगभग 200% है ना, 200% से थोड़ा ऊपर है। 300 तो नहीं है ना, 300 तो 12 36 हो जाएगा। समझ गए ना कैसे कैलकुलेशन करना है। यही हो गया 200%, 300 हो नहीं सकता और 100 हो नहीं सकता, तो यही हो गया आपका 202%, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में यही बता रहा हूँ कि छूट करना नहीं है, ठीक है। आगे, स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि पानी अगर रुका हुआ है तो जो नाव की गति है वो 18 है, और धारा जो है ना, मतलब जो करंट है ना, उसका है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, मतलब कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अंदर में कुल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब सोचो कि भाई कि जाने में पहले देखते हो कि भाई अब आपका डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो क्या होगा, 105 किलोमीटर की दूरी में देखो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम के अंदर में वेलोसिटी जुड़ जाती है, पता है ना। पानी के साथ साथ में अगर बहोगे तो तेज हो जाएगी ना वेलोसिटी, तो जुड़ेगी ना डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पानी के साथ बहना। अप स्ट्रीम क्या होता है, पानी के सामने ऐसे, पानी इधर आ रहा है तो इधर बहना, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो आपका क्या हो गया डाउन स्ट्रीम। आपका डाउन स्ट्रीम के अंदर में क्या हो जाएगा, 105 बटा आपका ये जुड़ जाएगी 18 19 20 21, और जब आप अप स्ट्रीम जाओगे तो वापस से क्या होगा, घट जाएगी। तो 21, ये हो जाएगा 18 में से 3 गया 15, ये 5 बार गया 15 तो 105, ये हो गया 7 5 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, ये है तो थीटा एक न्यूनकोण है, तो ये क्या होगा, इसका मान मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में सेम टू सेम एग्जैक्ट मैंने एक सेम चीज़ आपको क्या बताई थी कि आपका अगर डिग्री सेम है, डिग्री के ऊपर बताया था। अगर नहीं देखा है लेक्चर तो देखिए, क्योंकि बार बार सेम चीज़ रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। अगर डिग्री सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट डायरेक्ट कर सकते हैं। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 3/7। साइन की जगह 3 रख सकता हूँ, कॉस की जगह 7 रख सकता हूँ, लेकिन ये कब रख सकता हूँ, जब डिग्री समान हो। अब डिग्री वगैरह क्या है, पावर से, पावर सेम है तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते पावर सेम नहीं हो तो, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। 5 इंटू साइन की जगह 3 रखेंगे 3, माइनस कॉस की जगह 7 रखेंगे 7, बटा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, ठीक है। 5 3 15 में से 7 गया 8, 8 ऊपर एक ही है, चलो यही हो गया।
अब देखो नीचे करने की ज़रूरत भी नहीं है, हो गया आपका। चलो नेक्स्ट, 1000 अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु को त्यौहार के मौसम की बिक्री के दौरान इतने इतने कितने के 3 क्रमिक डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्यौहार के मौसम में वस्तु खरीदता है तो इसे कितनी धनराशि देनी होगी। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई कि कोई सामान है तो कोई सामान में क्या किया, ये 3 का ना 3 डिस्काउंट दिया। अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग को वो सबसे ईजी में जाना है। हम लोग को क्या जाना है, 1000 का कोई सामान है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब मेरा 8/10 हो गया। 4/5 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा आपको आगे समझ आएगा। 4/5 होता है, लेकिन 8/10 लिखना है, उससे आगे ईजी होगा। 30 को क्या मैं लिखूंगा, तो 30 को लिखूंगा, 30% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपका क्या हो गया, आपका हो गया, ये हो गया 7/10, ठीक है। और 10% का डिस्काउंट का मतलब 9/10। ये कैसे होता है, इतना फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपका क्या होगा, अब आपको ये देखो कि इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो आपको ये पता हो रहा है कि 9 आ रहा है, इसका मतलब डिजिटल सम 9 आएगा, तो डिजिटल सम 9 आएगा, वो भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरत भी नहीं है। 856 56 × 9 9 × 54 4 असल का 5 9 45 5 50 504, ठीक है। डिजिटल सम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हार्ड भी नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे, मैंने पिछले सवाल के अंदर में वो 4/5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता फिर 5 का डिवाइड और करो, कौन करने बैठेगा। इससे अच्छा तो मैं 8 ही लिख देता हूँ, नीचे 0 0 ही तो है फिर, ठीक है। आगे, पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। ये पी है भाई, ये क्यू है भाई, तो वो क्या बोल रहा है, ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है। एक पाइप आर, एक टंकी जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, को 12 घंटे में खाली कर सकता है। आर क्या है, खाली करने वाली टंकी है, खाली को थोड़ा ऊपर माइनस लिख देंगे तो थोड़ा याद रहता है। ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पाइप पी और क्यू ये सब है, यही है ना। पहले तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। ये कितना आएगा, 15 का पहाड़ा बोल के देख लो, तो आपका 15 15 15 30 45 60, ये तो नहीं आएगा। 15 आपका 15 15 15 15 15 30 15 45 15 60 15 75 15 90 120 ले सकते हो वैसे, लेकिन 15 चौका 60 12 60 60 भी ले लो ना, ईजी रहेगा। तो 10 चौका 60 15 चौका 60 12 60 हो गया, खत्म। अब चलो, प्रारंभ में टंकी खाली है, प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पाइप पी और क्यू सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। पी और क्यू सुबह 6 बजे खोले जाते हैं और पाइप आर को सुबह 9 बजे खोला जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है, पी और क्यू तो 6 बजे खोले गए और वो 9 बजे तक वो तो चल ही रहे हैं। आर आ रहा है, खाली करने वाला टैंक 9 बजे आ रहा है, लेकिन तब तक तो यही चल रहा है ना। तब तक क्या, 6 और 4 10 है ना। पी और क्यू के साथ में कैपेसिटी कितनी है, 10 है। 10 वो कितना बजे तक चल रहा है, 6 से 9 बजे तक तो चल ही रहा है, बाद में भी चल रहा है, लेकिन 9 तक पहले देख लेते हैं। 9 तक कितना हुआ, 3 घंटे में वो 30 भर देगा। 6 से 9 तक कितने घंटे हुए, 7 8 9, 3 घंटे में वो 30 भर देगा। अब क्या बोल रहा है, पाइप आर सुबह 9 बजे खोला जाता है, टंकी कब तक पूरी तरह से भर जाएगी। अब सोचना एक चीज़ कि भाई मेरा 6 बजे मैंने पी और क्यू चालू किया तो 9 बजे तक 30 तो भर चुका होगा। जब वो, थोड़ा ये बड़ी स्क्रीन कर देते हैं, पी और क्यू आपका भर ही चुका होगा, तो आपका 30 तो भर चुका होगा। अब टोटल 60 की कैपेसिटी है, उसमें से 30 भर गया तो खाली कितना बचा, खाली तो 30 ही बचा। खाली कितना बचा, खाली तो 30 ही बचा। अब वो 30 कौन भरेगा, वो भरेगा पी और क्यू और आर तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अब मैं देख लेता हूँ, पी क्यू और आर जब तीनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो अब वो खाली जो जितना खाली ये टैंक है ना, वो कितनी देर में भरेगा, ये देख लेते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि जो भी हमारा 30 है, 30 तो भर गया, तो 60 - 30 आपका 30 हो गया। अब 30 हमारा क्या है कि इतना हमारा टैंक जो है अभी भरना बाकी है। अब ये क्या बोला, तीनों एक साथ है, तो 6 + 4 और ये -5, 6 और 4 10 में से 5 गया, 5। तो अब हमारे पास में 5 लीटर का हमारे पास में कैपेसिटी हुआ, तो 5 का डिवाइड कर दिया तो 6 घंटा। तो अब और 6 घंटा लगने वाला है, लेकिन 6 घंटा ध्यान रखना 9 बजे से गिनना है। 10 11 12 1 2 और 3 बजे, तो हमारे पास में 3 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। 60 का टोटल कैपेसिटी है, पी और क्यू 3 घंटे तक पहले चले थे तो 30 तो भर चुके थे। अब हमारे पास में जो बचा हुआ 30 लीटर है, वो 30 लीटर को मैं क्या करता हूँ, रिमेनिंग जो वापस से तीनों को जोड़ देता हूँ कैपेसिटी, 6 4 और -5, टोटल 5 बचा। 30/5 किया तो 6 आया, 6 जोड़ दिया, 9 बजे में हो गया खत्म। अब क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी 2 लाइन से नो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्रॉस नहीं कर रही है। क्रॉस करती तो सॉल्यूशन आता, अगर ऐसे क्रॉस करती तो एक सॉल्यूशन आता,
अगर एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। अगर दो सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों पैरेलल लाइंस है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो कभी कट करेगी ही नहीं, तो फिर वो उसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो हमें पैरेलल बनाना है। पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2। a1 a2 क्या है, ये x और y के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2/1, ये पैरेलल के लिए है, ठीक है। पैरेलल समांतर के लिए, दो लाइन समांतर है तो उसके लिए। तो 2/1 बराबर 7k/1, ठीक है। k बराबर हो गया 2/7। चलो नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्या 5-10 सेंटीमीटर है। आगे हार्ड सवाल भी आएंगे, एक सवाल तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा सवाल था, ध्यान रखना। दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शिका की लंबाई बताओ। अब और मैंने क्या बताया था, अनुस्पर्शिका और अनुप्रस्थ स्पर्शिका। अनुप्रस्थ को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हिंदी में थोड़े अजीब नाम है, अनुप्रस्थ और अनुस्पर्श, तो थोड़ा याद कर लेना, एग्जाम में यही सब लिखा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट को ट्रांसवर्स भी बोलते हैं और इसको है ना तिरछी भी बोलने लगते हैं, तिरछी, तिर्यक ये भी बोलते हैं। ये सब हिंदी के अलग अलग लैंग्वेज है, ध्यान रखना। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शिका, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था √d² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ ये प्लस हो रहा था ना, क्रॉस करते हैं तो मैंने ट्रिक बताया था। तो √d², डी क्या है 17 का स्क्वायर, माइनस R1 + R2, 10 और 5 15 का स्क्वायर। आपको ये ट्रिपले तो याद है, 8 15 17, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट, नीचे दिए गए वृत्त आरेख एक छात्र को ये गतिविधियों को स्कूल में बिताए गए घंटों का परसेंटेज क्या है। द परसेंटेज ऑफ आर स्पेंड एट ए स्कूल इन ए डे। तो अब सोचो कि स्कूल के अंदर में पूछ रहा है, तो स्कूल में हमारा ये 6 घंटा है, तो हमारे पास में 6 घंटा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ द आर जो स्कूल में बिताया गया। लेकिन हमें ये देखो कि टोटल आर कितने थे, 6 घंटा तो स्कूल में बिताया, लेकिन टोटल कितने आर है। टोटल आर देखो कि 6 और 8 और 6 14 और 4 18 4 का 22 और 23 24। वैसे 24 घंटे एक दिन का ये लिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखो कि जोड़ भी देना है। पता नहीं ये कौन सा 12 घंटे का टाइमलाइन ले रहा है ये कि 24 घंटे का, ये भी नहीं समझ में आता। तो 24 घंटा हो गया, तो ये हो गया 6 चौक 24, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। चलो आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो 20% की जब कोई छूट देता है मतलब 5 की चीज़ वो 4 में दे रहा है। ये MP है, ये उसका सेलिंग प्राइस SP है, छूट देते हैं। और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। अब मान लो एक CP है, 10% का अगर उसे लाभ हो रहा है तो मतलब 10 की चीज़ 11 में बिक रही है। यही हुआ ना, 10 की चीज़ 11 में बिक रही है। तो एक तो 10 की चीज़ 11 जा रही है और 4 की चीज़ मतलब 5 की चीज़ 4 में बेच रहा है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो इसको करने के तो बहुत तरीके हैं, बीच वाला सेम कर दो, या नहीं तो फिर मैं पिछले लेक्चर में 3 मैंने बताया है मेथड। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये 4 इधर लिखा था, ये 4 इधर लिख देता हूँ, 11 इधर लिखा था, 11 इधर लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दो, 23 चौका 40, 11 चौक 44, 11 55। तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो अब 5 से काट दो, 8 बजा 40, और ये 5 से काट दो 11, 8 रेशियो 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, इजी है, पिछले लेक्चर भी देख लेना, तो थोड़े थोड़े मैंने अच्छे से बता दिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है। मतलब जो पिछला साल है उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट साल में सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है, यही बोल रहा है। तो अभी पहले ये देखो कि ऑप्शन में कौन कौन से है, ठीक है, हमें वही चेक करना है। हमें ये सारे चेक करने नहीं बैठ जाना है, इतना सारा ऑप्शन देखो। ऑप्शन में 2015, 16, 18 और 19 है, तो हमें 2015 देखो। 2015 में देखो कि 83.8 है और ये है 72.6, पिछले के साल के कंपेयर करना है ना। तो अब देखो कि कितना बढ़ रहा है, लगभग 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 1, 8 में 7 11.2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2015 में 11.2 बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 11.2। 2016 में कितना बढ़ रहा है, 16 में तो लगभग 17% के आसपास बढ़ रहा है ना, 17 मतलब 17 के आसपास, 2016 में 17 के आसपास, एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है अब तो। 2018 के अंदर में 128 से 112, ये लगभग 15 के आसपास, 16 के आसपास में। तो ये नहीं है, ये भी देख लेना, बहुत नज़दीक आंसर है, तो थोड़ा देख लो। ये हो गया 6, ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 15 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 15 पॉइंट। तो ये भी नहीं है, तो वो भी नहीं हुआ। चलो उसके बाद है वो आपका 15.6 आ रहा था, तो वो भी नहीं है। अभी 17 आ रहा है। 19 को देखो, 19 आपका ये तो 5-6 के आसपास है, ये भी नहीं है।
चलो ये सब कोई नहीं है, 2016 सबसे ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, ये सारे नहीं देखना। अगर ये सारे देखने बैठ जाओगे ना कि कौन सा ज़्यादा है, तब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, इतने सारे ईयर दे रखे हैं, सबका नहीं देखना ना, मैं तो ऑप्शन से ही देखना है, तो ऑप्शन से ही देखो, ठीक है। चलो अब आगे, इज़ इक्वल टू, ये है, हमें ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये सब आपको पता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सबका सेक थीटा, ये सब आपको पता है। अगर हमारा थीटा ना एक्स थीटा प्लस अल्फ़ा, अगर दो 90 डिग्री हो रहे हैं, 90 डिग्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा 58 और 32 ये 90 डिग्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। कहने का मतलब ये है, साइन और कॉस के अंदर में, अभी देखो साइन को अगर 58 है, इसको मैं ये भी तो, या फिर कॉस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 58 भी तो लिख सकता हूँ। कैसे आएगा, कॉस 32 की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 32 ही तो होता है, तो कॉस 90 माइनस 58 क्या होता है, साइन 58, ठीक है। तो साइन 58 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये भी साइन और कॉस में ये 90 हो रहा है सम, तो ये भी कट जाएगा। तो 3/5 प्लस 2/5, 5/5 बराबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 1/5वें भाग के बराबर है। अब इसको देखो, इसको करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। इसमें से मैं आपको कुछ इजी पीजी बता देता हूँ, ट्रिक्स भी बताऊँगा इस सवाल को करने के, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना, ट्रिक्स भी बताऊँगा मैं। वैसे धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न बता देता हूँ। मैं इस समय अभी लेक्चर को कर रहा हूँ रात को 11 बजे शूट, सब लोग घर वाले सो रहे हैं, ठीक है, और सब लोग सो रहे हैं, तो उस समय कर रहा हूँ शूट, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्लो है आवाज़। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 1/5वें भाग के बराबर है, ये और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 5 गुना है। अब एक समझो, यदि निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 5वें भाग के बराबर है, पहले देखता हूँ मैं नॉर्मल मैथ, पहले चलो मैं आपको ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ। 5 गुना है, ये क्या बोल रहा है, कोई राशि है, कोई राशि P है, उस पर साधारण ब्याज धनराशि के 5वें भाग के बराबर है, मतलब कि उसका जो ब्याज है ना P/5 है, प्रतिशत और प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है, जो रेट है, वो क्या है, प्रतिशत वर्षों की संख्या का 5 गुना है। तो ये जो है ना, ये वर्षों की संख्या का 5 गुना है, तो वर्ष जितने भी है ना उसका ये 5 गुना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आर ना 5T के बराबर है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है, तो 5600 पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या है। अब घुमा फिरा के क्या बात हो रही है, ये समझो कि आर में 3% बढ़ाओगे, आर मान लो कि 5 आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 आएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आर जो भी आएगा, हमें आर फाइंड करोगे आप, आर है ना ऐसे ही आएगा, जो कुछ 5 10 6 7 5 ऐसा ही कुछ आर आएगा, उसमें 3% जोड़ोगे तो वो भी 10 11 12 13 15 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्याज निकालने के लिए P/R/T/100 तो करेंगे ना लास्ट में जाके। तो हमें पता है कि लास्ट में जाके मेरा 5600 को 6 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब आर जो भी आए, पहले आर नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ट्रिक बता रहा हूँ, समझना। लास्ट में जाके मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, हम बहुत सारे सवाल में ऐसा होता है, हमेशा लास्ट स्टेप को सोचो कि वो क्या होने वाला है। अगर वो फिक्स है लास्ट स्टेप, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मल्टीपल देख लेंगे। तो अभी देखो 5600 का 6 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब आर कुछ भी आए, बट्टा में आने के चांस तो बहुत कम है, 3 जोड़ेगा, बट्टा में आने के चांस बहुत कम होते हैं, तो ऐसे रिस्क बहुत रेयर होता है। जब पॉइंट वगैरह में होते हैं ना उत्तर, तभी आते हैं वो। तो बट्टा में नहीं आएगा तब तक तो हमारा 56 को 6 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। अब मुझे पता है 6 में 3 छुपा हुआ है, 3 × 2 होता है, तो हमारा आंसर 3 का मल्टीपल होगा, पहली चीज़ तो। चलो देखते हैं 3 का मल्टीपल कौन सा है। 6 और 6 12 और 4 16 और 8 24, तो ये 3 का मल्टीपल है। एक तो ये 3 का मल्टीपल है। दूसरा 6 और 1 7, 7 4 11 और 8 19, ये नहीं है। 8 और 4 12 13 14 और 6 20, ये भी नहीं है। 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 8 21, तो ये है। तो अब हमारा 2 ऑप्शन तो कट गए, हुआ ना फ़ायदा। क्या हुआ, तुक्का मारने का भी फ़ायदा हुआ ना, कभी लास्ट में क्या होता है ना कि टाइम कम होता है, तो ये तुक्का मार के निकल लो। अब चलो दूसरा और करते हैं। अब इसमें 3 से तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग है ना इवन नंबर से भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि सारे इवन है। अब यहाँ पे देखो 56 में मेरा क्या छुपा है, 8 छुपा है और 7 छुपा है। या तो 7 से देख लो या 8 से देख लो, 8 से देखना ईजी है, तो 8 से क्या देखते हैं। अब देखो कौन सा मल्टीपल 8 का है। और मैंने पिछले में क्या बताया, इवन नंबर हो तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, ऑड नंबर हो तो 4 जोड़ के देखो। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर है 6 इवन नंबर है, तो 68 को देखो, 68 में 8 का डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो ये भी नहीं है 8 का डिविजिबल। अब इसको देखो, ये 3 है, 3 में ऑड है ना, तो इसमें आगे वाली संख्या में 4 जोड़ो, 68 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 72 8 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो जा रहा है, तो हो गया आंसर, हो गया ना।
मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। आप सोचो ना, आप कुछ आपको इतना प्रैक्टिस रहेगा तो आपको कहाँ टाइम लगने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर आ गया ना, यही आ गया आंसर। अब चलो हम लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं। नॉर्मल मेथड क्या बोलता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये क्या बोल रहा है कि P/5 के बराबर है, ब्याज है ना, P/5 के बराबर है। और एक और चीज़ बोल रहा है R बराबर 5T बोला था, ठीक है। तो हमारे पास T बराबर क्या हो जाएगा, R/5, तो R/5, 5 से 5 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो R बराबर R² बराबर 100 आ जाएगा, R बराबर 10 आ जाएगा। 3% बढ़ेगा तो R नया वाला जो R आएगा वो 13 हो जाएगा, 3% बढ़ाएगा ना, 13 हो जाएगा। तो हम लोग 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं अब तो, ठीक है, 13 हो गया। तो अब हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 5600 इंटू 6 इंटू 13 बटा 100, यही आंसर है। सोचो अब इसको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा, और यही आंसर आने वाला है, ठीक है। सॉरी, गुणा कर दो और यही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो हो गया ख़त्म। नेक्स्ट, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0, तो इसका विमान बताओ। अब ऐसे केस में क्या करना है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। अब यहाँ से आपको साइन और कॉस का ना वैल्यू निकालने के कुछ कुछ तरीके हैं। अब आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। एक नॉर्मल मेथड है, एक थोड़ा एडवांस मेथड है। एडवांस मतलब ट्रिक वाला मेथड, जल्दी जल्दी करने वाला मेथड। पहले मैं नॉर्मल मेथड बताता हूँ कैसे करते हैं। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6 है, ठीक है, 6 है। अब इसमें आपको नहीं काम क्या करना है कि एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, एक इक्वेशन आपको पता है, कौन सी पता है, सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, होता है ना 1, तो होता है। तो अब यहाँ पे क्या करो, इसको या तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अब माइनस कर दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर दो तो ये कट जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, और थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अंडरस्टूड। थीटा जब हमारे पास में 45 डिग्री आ गया, थीटा हमारे पास में जब 45 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास में सब कुछ हो गया। अब इसमें रख दो थीटा, आपका उत्तर आ जाएगा। आ गया ना। एक तो ये चीज़ है कि आप इस तरीके से सॉल्व करके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपकी नज़रें है ना ऐसे ऑप्शन पे जानी चाहिए। देखो ऑप्शन को, यहाँ पे ऑप्शन में √2 आ रहा है, ठीक है, सारे ऑप्शन में √2 है। तो आप ये सोचो कि फिर देखो कि इसको वैल्यू निकालने से √2 आ रहा है, तो यहाँ पे √2 ना सेक के अंदर में होता है, 10 में तो √2 होता ही नहीं है। होता तो सेक में है, लेकिन सेक में √2 कहाँ होता है, कहाँ होता है √2 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे ही तो √2 होता है ना। तो जब सेक में 45 डिग्री पे ही √2 होता है तो आप निकाल क्यों रहे हो, आप डायरेक्ट देखो ना क्या 45 डिग्री पे ही आ रहा है, 45 पे ही आएगा। अब सोचो कि इसमें 45 रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, cos स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2, 7 5 12, 12/2 6 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो सेटिस्फाई, आपको थीटा निकालना नहीं है, ये तो इजी है, फिर भी निकल जाएगा थीटा, लेकिन हार्ड सवालों में भी थीटा आपको ऑप्शन में देखना है कि बार बार √3 आ रहा है। अगर √3 आ रहा है तो इसका मतलब थीटा या तो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, क्योंकि √3 45 में तो कहीं आता ही नहीं है, किसी में भी नहीं आता 45 में। √3 कहाँ आता है, √3 या तो 30 में आता है या फिर आपके 60 में आता है, लेकिन √3 45 में नहीं आता। तो या तो 30 रखो या 60 रखो, चेक कर दो, हमें थीटा निकालना क्यों है। और अगर हमारा √2 आ रहा है तो हमें ये पता है कि √2 कहाँ आता है, 45 में ही आता है, बाकी तो कहीं आता ही नहीं है। साइन कॉस में तो 1/√2 आता है, और सेक में √2 आता है, कोसेक में भी √2 आता है, 45 भी आता है ना। तो ये चीज़ देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो हमें 45 डायरेक्ट रख देना है, हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें डायरेक्ट रख देना है। तो कैसे करोगे, 1 प्लस सेक थीटा, सेक 45 क्या होता है, √2 प्लस 10 45 1 √2 - 1। अब जब √√, होता है ना, तो हम लोग को क्या करते हैं, हरों का परिमेयीकरण करते हैं, इसको हिंदी में हरों का परिमेयीकरण बोलते हैं। अगर कोई बहुत नया है ना तो उसको ये नहीं पता हो तो नीचे वाले चीज़ का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 - 1 है ना, तो √2 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 + 1, तो √2 + 1 का स्क्वायर बन गया, तो ऊपर में √ है तो वो स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका क्या होगा 1 प्लस √2 + 1 बटा √2 - 1 √2 + 1, तो ये हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b², a² - b² मतलब 2 - 1, 2 - 1 बराबर 1 हो गया। तो √2 + 2, √2 + 2। नेक्स्ट, अभी देखो ये भी सवाल बड़ा ट्रिक से हो जाएगा, मैंने बहुत बार आपको 1000 बार बोल दिया। कल के जो 52 मिनट का जो वीडियो है ना मैथ्स के, वो आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी का, उसमें भी मैंने एक जल्दी जल्दी में ये भी ट्रिक बता दी है।
तो मैंने बार बार बताई ये चीज़। अब लास्ट में आप देखो कि ये सब घुमा फिरा के जो भी पूछ रहा है उसका लास्ट में क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। मैंने क्या बताया, जब भी एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछे, ये जो भी पूछे ना है, अगर आप उसमें सिर्फ डायरेक्ट ये सोचो कि क्या उसमें पाई आता है क्योंकि कभी कभी घनाभ वगैरह में नहीं आता ना, क्यूबॉइड वगैरह में क्या आता है, वो पाई नहीं आता है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि क्या सोचो कि पाई आता है क्या, घन और घनाभ में नहीं आता, बाकी सब में आता है। ठीक है, तो पाई आता है ना, पाई आता है मतलब 11 आता है ना, मतलब 22 आता है, तो 22 मतलब 11 इंटू 2 है ना, तो 11 का मल्टीपल तो होगा ना। 11 का मल्टीपल देख लो, कैसे देखते हैं, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 6 माइनस 4, 0 नहीं आ रहा है तो कैंसिल हो गया। 9 और 5 14, 14 में से 2 और 1 3, 9 और 5 14, 14 में से 2 और 1 3, 14 में से 3 गया 11, तो ये एक तो 11 का मल्टीपल है। एक 5 2 2 4 ये नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। 8 और 5 13, 13 में से 3 गया तो 10, ये भी नहीं है तो यही बचा, तो हमारा आंसर आ गया। सेम टू सेम मैंने CGL मेंस के अंदर में एक सवाल था सेम मेंसुरेशन के ऊपर में, 11 के मल्टीपल से हो गया। एक सवाल मेरे डिजिटल सम से हो गया, पॉपुलेशन वाला। बहुत सारे लड़के जो मेरे शिफ्ट के अंदर में पास में बैठे थे ना, वो बोले थे 3 सवाल सर छोड़ के आए हैं, मतलब ऐसे 3 सवाल छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, लेकिन मैंने तो इवन 5-10 मिनट पहले ही पेपर कर लिया था पहला सेक्शन। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि छोड़ दिए, कोई पेपर सीट ले रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको दिमाग खोल के रखना है। मैंने कुछ ना, तो मेरा तो इवन जो पहला वो पेज दिया था ना वही नहीं भरा था, ये चीज़ ध्यान रखो, मेरा वही पेज नहीं भरा था, मेरा तो लास्ट पेज वो भी खाली था, क्योंकि मैं वैसे कल बताना भूल गया था उस वीडियो के अंदर में, मैं बहुत अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ, आगे वाले कभी वीडियो में बताऊँगा मैं कैसे रब करता हूँ, तो कैसे करता हूँ, मेरा स्पेस खाली ही रहता है। अब सोचो, अब चलो, तो ये हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल मेथड से करवाता हूँ। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब थोड़ा सा इसको देखना, एक टुकड़ा है जो 50 सेंटीमीटर तो लंबा है और 22 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। यदि कागज़ को उसकी चौड़ाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, एक इसको समझो कि चौड़ाई के साथ मोड़ के का क्या मतलब, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ के या चौड़ाई के साथ मोड़ के, या फिर ये बोल रहा है सिलेंडर इज फाउंड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रीथ। अलोंग का मतलब होता है कि जैसे 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 एक कागज़ है, ये है, अगर मैं बोलूँ कि इसकी इस लाइन के अलोंग, तो इसका मतलब ये ऐसे हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है ना, बड़ा स्क्रीन करूँ क्या, हाँ। अब समझो कि अगर ये है, तो अगर बोले कि इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, तो इसका मतलब ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसके अलोंग मतलब ये फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, रोटेट ऐसे होगा, समझ गए ना। ऐसे तो होगा इस लाइन के अलोंग और ऐसे होगा वो विड्थ वाली के अलोंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये बोल रहा है उसकी चौड़ाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। चौड़ाई के साथ जब मोड़ेंगे, मतलब इसके साथ जब मोड़ेंगे तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो ये जो 22 है ना, ये 22 उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे वाला, ये सर्कल का जो पेरीमीटर है ना ये बन जाएगा, और बाकी जो ये लेंथ है ना, वो लेंथ तो क्या होगी, हाइट बन जाएगी, और जो 22 है ना वो 22 घूम के ये बन जाएगा पेरीमीटर। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, 2πr 22 के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22 हो जाएगा, 22 कट जाएगा, तो r बराबर 7/2 आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस आ गई 7/2। अब क्या बोल रहा है, और हमारे पास हाइट 50 हो जाएगी। अब बोल रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पाई मतलब 22/7 इंटू r² क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू h क्या हो जाएगा हमारे पास में 50 हो गया। 7 7 कैंसिल, 2 11 कैंसिल, 2 25 कैंसिल, और 11 7 77, 77 इंटू 25। अब एक चीज़ मैं और सिखाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर में ना 25 से मल्टीप्लाई जब भी करना हो ना, तो आप ये काम करो, 4 से डिवाइड कर दो। 25 से मल्टीप्लाई करो ना, उसकी जगह 4 से डिवाइड कर दो, या फिर 4 से डिवाइड करो उसकी जगह 25 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट्स में फ़र्क आते हैं, बाकी कहीं फ़र्क नहीं आता, क्योंकि इसको मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 25 चौका 100 आएगा, लेकिन मैं 4 से डिवाइड करना ईजी है ना 25 से मल्टीप्लाई करने के बजाय, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या होगा, 1 चौक चौक, 3 7 9 चौक 36, तो 1 9, ये हो गया उत्तर। यही तो बताया था मैंने तो हम लोग तो शुरू में सवाल देखते ही उत्तर बता दिए थे। ठीक है, अब चलते 24वां। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने मतदान किया। मैं जो छोटी छोटी चीज़ बता ना, 25 का मल्टीप्लाई दिखा तो मैं बोला 4 का डिवाइड कर दो। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती है। जैसे 25 दिखा, 4 का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बड़ा ईजी है ये तो है। जब भी नीचे 25 का मान लो कि डिवाइड हो रहा हो ना, तो आपको नीचे 25 का डिवाइड नहीं करना, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 4 का।
ठीक है, तो आसान रहता है ना। तो वो चीज़ है। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85%, अभी जो 24 और 25 सवाल है ना वो अच्छे सवाल है, तो आपको इन अच्छे सवालों को इज्जत देनी है और इनको प्रैक्टिस कर लिया ना, आपको लग जाएगा कि हाँ भाई तृप्त हो गया मैं तो। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85, सुनीता है ये ममता है, 85% मतदाताओं ने मतदान किया। अब सोचो कि 85% ने ही मतदान किया है, 100 में से 85 ने किया है, लेकिन 2% मत अवैध थे, मतलब 2% जो है जो वोट है वो फालतू थे, जो वैलिड नहीं हुए। यदि सुनीता को इतने मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, अब सोचो जो वैध मत है ना उसका 78% जो है, जो कि वैलिड वोट्स हैं उनका 78% किसके बराबर है, 64974 के बराबर है। तो अब मान लो कि ये क्या बोल रहा है, सुनीता ममता के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट किया, टोटल वोट 85% ही है। अब क्या बोल रहे हैं, लेकिन 2% मत अवैध है। अब सोचो कि पहले देखो कि वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड हो जाएगा कोई भी एक, मान लो कि एक्स वोट है, उसका 85% जो है वो ही वोट देने आए, उसके बाद उसका भी 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए, 98/100, इतना तो आता है ना। चलो आगे नेक्स्ट, यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, सुनीता को इतने मत मिले जो वैध मतों का 78% है। अब सोचो कि वैध मतों का 78%, तो वैध मत तो इतने हैं, इसका 78% ये जो है वैध मतों का 78%। अब वैध मत कितने हैं, वैध मत तो इतने हैं, ये है वैध मत, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वैध मतों का 78%, तो 100% कितना हो जाएगा, ये टोटल 100% वैध मत है, तो हमारे पास 64974 डिवाइडेड बाई 78%, 64974 डिवाइडेड बाई 78%, तो ये हमारा टोटल मिला के कुल मिला के क्या हुआ, यही हमारा पास में एक इक्वेशन बन गई। ये क्या बोल रहा है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितने, मतलब वैलिड वोट, ये हमारे एक्स का वैल्यू निकालना है। अब हमारे पास में एक्स का तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अब आपको यहाँ से इतना डर लग रहा होगा ना कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे इतना डिवीजन है, मतलब यहाँ पे इतना डिवाइड है कि अब आप भाग कैसे दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजिटल सम, यहाँ पे आता है हमारा ब्रह्मास्त्र, तो वो ब्रह्मास्त्र लेके चलना है यहाँ पे। तो क्या ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, हमारे पास रामबाण क्या है, हमारे पास ये है कि डिजिटल सम है। डिजिटल सम को मैंने, अगर लेक्चर जो बनाया ना डिजिटल सम का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डेप्थ के अंदर में, इतना डेप्थ में बताया ना, एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया, जितना मैंने 1 साल में सीखा है सब बता दिया उसमें। तो अब सोचो, अब मैंने क्या बताया था, डिवाइड में 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब देखो 8 और 5 13, 8 और 5 13, यहाँ तो डिवाइड में 3 है नहीं, 9 13 में 3 और 1 4 आता है, 9 और 8 17, इसमें भी डिवाइड के अंदर में 3 नहीं है, लेकिन यहाँ है 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, तो 3 और 6 मतलब 6 आ रहा है ना, 6 3 6 और 9 नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले 3 को काट देता हूँ, एक बार काट देना जरूरी है, 3 दूना 6, पीछे बचा 1, 6 3 18 26, 6 1 6 6 2 6 3 26 आया। अब 3 से काट दिया, 3 दूना 6, 1 33, 1 6 3 18, 1 5 15 16 17 2 8 3 24, ये मैंने 3 से काट दिया। अब देखो इसमें 3 नहीं बचा है, 26 में 3 नहीं है, तो अब मैं डिजिटल सम आसानी से लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, x बराबर 21658 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 98 इंटू 26। अब क्या करते हैं, पहले नीचे वाले का डिजिटल सम, 8 और 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, 9 और 4 हटा दिया, 8 बचा, 6 और 7 8 बचा, 8 8 64, 64 का मतलब 6 4 10, 1 बचा क्या 4। जब नीचे 4 रहता है तो मैंने क्या बताया, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर नीचे 7 चौक 28, 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 7 का मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा, 7 का मल्टीप्लाई करने से 7 चौक 28, इसका मतलब नीचे 28 बचेगा, तो 28 का मतलब 2, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, नीचे हमारा 1 बचना चाहिए कुल मिला के, तो 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो ये मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे आप पिछला लेक्चर देखिए, ठीक है, डिजिटल सम वाला मेरा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 8 और 1 9, 6 और 7 8 5 13, तो 13 और 3 और 1 4, 4 को जब 7 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 28 मतलब 8 2 10, 10 मतलब 1, तो आपका डिजिटल सम, टोटल डिजिटल सम कितना आया, 1 आया है। तो एक डिजिटल सम किसका है, 5 6 7 और 1 8, ये नहीं है, गलत, इसका तो है ही, 6 7 5 12 नहीं है, 8 और 1 9, इसका भी नहीं है, गलत, ये उत्तर हो गया हमारा। तो इतना बड़ा डिवीजन और ऐसे कर लिया हमने, ठीक है, समझ में आया ना, डिजिटल सम नहीं आता है ना। और अगर आपको ये सवाल यहाँ से निकल रहा है ना, इसका मतलब आपको आधे घंटे और 1 घंटे का एक वीडियो देखना बाकी है, हम दोनों का ये सवाल समझ आने के पीछे सिर्फ एक वो वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो आप देख लो, आपको डिजिटल सम समझ आ जाएगा,
ठीक है। 25वां, एक वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण क्या है। वैसे मैं वहाँ पे पीछे है ना वो उस पर वो जो ऊपर आता ना आई बटन पे वो लिंक भी लगा दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर में वो लिंक डाल दूंगा डिजिटल सम वाला, वो देख लेना। ठीक है। एक वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण क्या है जिसका क्षेत्रफल और परिधि क्रमशः 209 और 63 सेंटीमीटर है, यदि वह दिया गया है कि उसकी त्रिज्या गैर नकारात्मक वैल्यू 1 स्थान तक बताइए। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर of a circle whose area and perimeter are respectively equal to 209 and 63 if it is given that its radius is a non-negative integer round up to 1 decimal place। ये सवाल ना दिखने में इतना इजी सवाल दिख रहा है ना, लेकिन ये सबसे हार्ड है हार्ड है तो मैंने सबसे लास्ट में रखा है। हार्ड सवाल क्या है कि इसकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाती है ना कि आप फंस जाओगे। तो अब समझो, एक वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड, अब एक त्रिज्यीय खंड है, ठीक है, त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्यीय खंड है, उसका केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये थीटा निकालना है, जिसका क्षेत्रफल 209 है। अब जिसका क्षेत्रफल क्या है 209 है और 63 सेंटीमीटर के बराबर है उसकी पेरीमीटर। पहले तो ये देखो कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। एक सेक्टर का पेरीमीटर है ना क्या होता है, एक सेक्टर ना ये इसका पेरीमीटर है ना, एक तो ये एल है, एल होती है, और एक ये आर। तो इस सेक्टर का पेरीमीटर सिर्फ एल मत ले लेना, एल तो चाप है, एल तो क्या है चाप है, लेकिन आर क्या मतलब, और पेरीमीटर क्या है एल प्लस 2r। तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा एल प्लस 2r, और एल पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 63। तो ये तो मर गई पहली इक्वेशन। ठीक है। अब बोल रहा है क्षेत्रफल 209 है। क्षेत्रफल तो बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूला जो एल और आर के अंदर में तो वो है ए बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये फॉर्मूला है 1/2। तो ए बराबर हमारे पास में कितना दे रखा है 209। तो यहाँ पे एल इंटू आर बराबर हो जाएगा हमारे पास में 209 इंटू 2। ठीक है। अब समझो, अब देखना, बड़ी मस्त चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ समझना। अब यहाँ से समझने की बहुत बड़ी चीज़ है। क्या समझने की बड़ी चीज़ है, यहाँ से अब आपको निकालना ना हार्ड भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है। बस आपको समझना है कि यहाँ पे देखो एल और आर में एक इक्वेशन है, यहाँ पे भी एल और आर में इक्वेशन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, आपका सॉल्व हो जाएगा। एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करो, लेकिन अब आपको स्मार्ट बनना है। ऐसे पुट करोगे ना आपका बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड। अब आप इसमें से सोचो कि एल का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा 63 - 2r। मैं थोड़ा बता भी देता हूँ कैसे हार्ड हो रहा है। 63 - 2r, एल बराबर हो जाएगा 63 - 2r। फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ से आर रखोगे, फिर आपको ये हो जाएगा 418। फिर आप क्या करोगे 63r - 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर बराबर 418। तो यहाँ पे बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, और फिर वहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण है, फिर -b + -√b² - 4ac/2a वगैरह लगाओ, या फिर इसको डिवाइड करो, 63 को तोड़ो। ये सब आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत हार्ड बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, थोड़ा सा ना वैल्यू पुटिंग करने का थोड़ा सोचो। वैल्यू पुटिंग क्या है कि डायरेक्ट थोड़ा सा सोचो कि 209। अब सोचो कि कोई दो संख्याओं का मल्टीपल ये हो रहा है, तो पहले ये सोचो कि 209 का किसका मल्टीपल होता है। 209 में थोड़ा ये सोचो कि 9 और 2 11, तो ये 11 का मल्टीपल तो है ही ना, इतना दिख रहा है ना, 11 का मल्टीपल है ये। 11 का डिवाइड करके देखते हैं, 11 का 11, 9 11 99, तो ये 19 × 11 × 2 है, 2 तो है ही। तो ये 209 19 × 11 × 2 है, और ये यहाँ पे एल इंटू आर है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो समझना बड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है 19 × 11 × 2 एल इंटू आर है। तो अब आप थोड़ा ये सोचो कि एक संख्या 19 × 11 × 2 है, ये 19 क्या है प्राइम नंबर है, 11 क्या है प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब सोचो कि कोई दो संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ ना, दो केस ले लेता हूँ। एक बार 2 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 दूना 38 × 11, तो मैं एल इंटू आर मान लेता हूँ। और एक में ये क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख देता हूँ, 19 × 22। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक वैल्यू 38 है और एक वैल्यू 11 है, एक वैल्यू 19 है और एक वैल्यू 22 है, दोनों है ना, इसमें रख के देखता हूँ सेटिस्फाई कौन सी करती है। मैं क्या करता हूँ 38 और 11 को रख के देखता हूँ। एक बार इसको 38 रखा और इसको 11 दूना 22 रखा, 38 और 22 8 दूना 10, 8 और 2 10, तो ये नहीं बैठ रहा है, गलत हो गया। 11 इधर रखता हूँ, फिर 38 इधर रखता हूँ, तो 11 + 38 दूना 76, तो ये भी नहीं बैठ रहा है, ये भी गलत, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। एक बार 19 22 रखता हूँ, एक बार 22 19 रखता हूँ, तो 22 + 2 × 19, 19 दूना 38, 38 और 22, तो ये भी नहीं बैठ रहा है, गलत। एक बार 19 इधर रखता हूँ, 22 इधर रखता हूँ, तो 19 + 2 × 22, 22 दूना 44 और 19 कितना हो गया 63, तो यहाँ पे भी 63, यहाँ पे भी 63। कुछ समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि L की जगह पे तो हमारा वैल्यू रखा हमने 19 और R की जगह पे हमने रखा 22, तो हमारे पास में L भी आ गया और R भी आ गया।
कुछ समझ में आया? मैंने क्या किया, एल और आर है तो मैंने ऐसे दो मल्टीपल देख लिए कि कौन कौन से दो मल्टीपल से ये बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब मैं क्या करूँगा, उन दोनों से थोड़ा चेक कर लिया। एल और आर सॉल्व करने लगोगे तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से देखना है। 19 और 22 है। अब 19 और 22 अगर आपके पास में है तो अब हमारे पास में क्या चाहिए, क्या चाहिए, थीटा निकालना है हमें। थीटा तो अब निकल जाएगा बहुत आसानी से। कैसे निकलेगा, थीटा बटा 360 इंटू आपको क्षेत्रफल दे रखा है, या आपका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है 209 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया तो हमारे पास में आर कितना है, आर आ गया 22, तो 22 इंटू 22 इंटू थीटा बटा 360 इंटू पाई इंटू 22/22 इंटू 22 आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 209। ये हो जाएगा ना। अब हमारे पास में क्या होगा, इसका आप मेरे पास 2-3 तरीके हैं। ये 11 का मल्टीपल है तो हमारे पास ये इसको कर लेते हैं 11 के 11, 11 19, 11 दूना 22, तो ये एक बार तो कट ही गया। अब हमारे पास में थोड़ा और काटना हो तो काट लो, 2 और ये 11, 2 और 2 4, 4 से काट दिया मैंने थोड़ा, 2 इसको काट दिया, 2 ये काट दिया, 4 से काट दिया तो इसको भी काट दिया, 9 चौक 36 ये काट दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा ये करें तो किसका कैलकुलेशन क्या हो रहा है, 19 इंटू 7 इंटू 90/22 इंटू 11, ये कैलकुलेशन बैठ रहा है। अब इसको करने के थोड़ा और तरीका देखते हैं। अब देखो यहाँ डिजिटल सम मत लगा देना। क्यों मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम लगाने का मतलब है कि ये क्या बोल रहा है, 1 दशमलव स्थान तक, 1 दशमलव स्थान मतलब ये राउंड अप किया हुआ आंसर है। डिजिटल सम किसी भी अप्रॉक्स नंबर के अंदर में नहीं लगता है, तो आपको ये एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम लग रहा है तो लगने दो लगना है तो लगेगा ही ना, क्या करें हैं। तो अब 9 7 63, 9 7 63 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 5 119, तो ये हो गया। फिर 11 और 22 है। अब इसको मैं थोड़ा डिवाइड करने की एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी डरो मत, 11 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। 11 से करो, 11 का 11, उसके बाद शुभ, और उसके बाद में 11 8 88, उसके बाद 7 8 9 90, 11 8 88, तो ऐसे ऐसे करके 2-3 निकाल दो, पॉइंट मत सोचो अभी। ठीक है, ये हो गया। अब 22 से थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, आगे और भी आएगा लेकिन मैं इतना ही करता हूँ। अब आपका लगभग हो रहा है, वैसे और भी करूँ क्या आगे, पॉइंट्स में थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा वैसे 22 की टेस्ट अपने 110, तो 22 इंटू 5 110 होता है, तो 22 इंटू 4 जा रहा है, तो 22 इंटू 4 जा रहा है, और 110 आ रहा है 22 इंटू 5 से, तो बहुत नज़दीक है, इसका मतलब 49 के आसपास आएगा, तो ये हो गया 49.5 हो गया हमारा आंसर। तो अब इसको समझो कि ये अगर थोड़ी कैलकुलेशन हुई है ना तो वो आपको करनी है। ये कैलकुलेशन हुई है कि मतलब ये सवाल छोड़ने वाला है एग्जाम में। अगर आपको नहीं हो रहा है ना तो ये छोड़ने वाला एक सवाल है। आपको पहली बार में इसका चोचले में नहीं घुसना है, समझ गए ना, आपको इसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि पहली बार देख के तो ये मेरे को खुद को ईजी लगा था, समझ लाना ये चीज़, पहली बार देख के मुझे लगा था कि ये सवाल ईजी जाएगा। जैसे ही करने बैठते हो ना फिर आपको अंदर अंदर पता चलता है कि अरे यार एल और आर में इक्वेशन बनेगी और फिर वहाँ पे जाके थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो आपको समझना है। तो आपको पहली बार पढ़ते ही ईजी लगेगा, लेकिन बाद में वो ईजी होता नहीं है। वो कभी कभी आपको लगता है कि आप फंस रहे हो ना, तो फिर छोड़ दो उसको, छोड़ने की आपको टेक्निक होनी चाहिए। तो हमारे सारे सवाल हमारे पास में हो चुके हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थोड़ा बहुत बता देता हूँ, पिछला जो लेक्चर मैंने बताया, पिछला लेक्चर्स जो 5 है वो सारे पहले तो देखने हैं आपको। दूसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी बताई है वो आपको देखनी है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप, और ये बताना है कि आपको ये जो 25 सवाल कराए वो आपको कैसा लगा, उसके मेथड्स कैसे लगे, उसकी ट्रिक्स कैसी लगी, सब कुछ कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ये PYQ की सीरीज अगर आपने कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। PYQ में 36 शिफ्ट है, 36 इंटू 25 आप खुद करके देख लो। अभी मैंने बताया था जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 900, तो 900 आपके सवाल आपके हो जाएंगे, समझ गए। 900 सवाल में कराना, 36 इंटू 25 4 का डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो 9 इंटू 100 हो जाएगा 900। तो 900 सवाल तो आपके हो जाएंगे। तो 900 सवाल मतलब 400-500 कॉन्सेप्ट होंगे रिपीट हो गए, तो 400-500 कॉन्सेप्ट भी नहीं होंगे तो 200-300 कॉन्सेप्ट होंगे। तो मैथ्स में 200-300 कॉन्सेप्ट आपके रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद में मैं 2023 के भी करवा रहा हूँ, 2023 के मतलब कि टारगेट्स वगैरह दे रहा हूँ, मॉक वगैरह देते रहो, तो आपके सारे हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको पूरी सीरीज़ आपको शुरू से एंड तक आपको देखनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। पूरी सीरीज 36 लेक्चर पूरे देखने हैं। चलो बाय बाय।